हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग का मेरे चैनल शम्मी के पाठशाला में स्वागत है। आई होप कि आप और आपका परिवार कोरोना के इस मुसीबत घड़ी में सुरक्षित रहे, सेफ रहे। मैं इस भगवान से विनती करती हूँ कि आप सब लोग सेफ रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत कॉमन है, आपके इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है और स्कूल्स के एग्जाम्स में तो आता ही आता है। तो कौन सा है वो टॉपिक मैं आपको बताई हूँ, इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए, वो है ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, हु डिस्कवर्ड ओम्स लॉ? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ को किसने डिस्कवर्ड किया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिजिक्स में तीन क्वांटिटीज होती हैं, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों ही क्वांटिटीज के बिहाफ पे हमारा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं और फिजिक्स की थ्योरी जो है वो बेस्ड है। तो जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस पता करने की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे किए कि करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप आता है। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स जो ऐसे किए थे कि उन्होंने अपनी खुद की बॉडी पे करंट लिया और उन्होंने नोटिस किया कि कितना ज़्यादा वो हर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कम रेंज में करंट को लिया, फिर उनको थोड़ा सा हर्ट हुए। फिर उन्होंने और करंट की जो वो है मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाया, फिर उन्होंने नोटिस किया कि करंट जो उनकी बॉडी है वो ज़्यादा हर्ट हुई कंपेयर टू जो पिछले करंट में उनको हर्ट हुआ था। ऐसे करते करते वो जो है मैग्नीट्यूड करंट का बढ़ाते गए और उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे उनकी बॉडी में करंट बढ़ रहा है, उनकी बॉडी उतना ज़्यादा हर्ट हो रही है। तो फाइनली जो है उनको एक लॉ मिल गया जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। उनके सरनेम के बेस्ड पे ही हमने ये ओम्स लॉ हमको मिला है, जो थे जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्हीं की वजह से हमको ये लॉ मिला, ओम्स लॉ। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है ये ओम्स लॉ। सो फ्रेंड्स, ये हैं वो साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जिनका जन्म जो है वो 1787 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1854 में हुई थी। इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन आई वी एंड आर के बीच में दिया। काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद उनको फाइनली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस मिला। तो देखिए, ये है वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमको ये पता चलता है कि अगर हमने कोई कंडक्टर लिया है, उसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो विल बी इक्वल्स टू योर करंट। मींस द करंट फ्लोइंग थ्रू इन एनी कंडक्टर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ दैट कंडक्टर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? मतलब आपने कोई एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दैट कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, V बाय आर विल बी योर करंट, वो आपका करंट होगा। तो यहाँ पे जो आई डोनेट किया है वो है आपका करंट, जिसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है। V जो हमने डिनोट किया है उसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस दैट कंडक्टर, जिसकी यूनिट है वोल्ट्स, जिसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। एंड R इज योर रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट है ओम्स, और वो कंडक्टर के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को बेटर अच्छे से समझने के लिए मैंने उसके पहले एक एग्जांपल आपको देके मैं समझा रही हूँ। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो आपको जो बेसिक फंडा है, बेसिक कंसेप्ट है ओम्स लॉ का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपने फर्स्ट फिगर में देखा कि हमारे पास दो बीकर हैं, दो जार हैं, दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर है। दोनों बीकर्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक पाइप के थ्रू। और दूसरे फिगर में आप देखोगे कि दो बीकर्स हैं, पर दोनों में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो चेंज हो गया है। हम कर क्या रहे हैं, इसमें जो दूसरे बीकर में पानी है उसको हम पहले बीकर में ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू दिस पाइप। अभी कैसे, जब दोनों बीकर और दोनों जार जो है जब सेम लेवल पे थे, तो जो फ्लो ऑफ वाटर है फ्रॉम सेकंड बीकर टू फर्स्ट बीकर वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, वो जितना ज्यादा टाइम लगेगा वो उतना स्लो स्लो फ्लो होगा। तो हमने क्या किया, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमने थोड़ी सी जो हाइट है सेकंड बीकर की वो हम बढ़ाते गए। तो हमने देखा कि जो फ्लो है वो इंक्रीज हुआ, हमने थोड़ी सी हाइट बढ़ाई, फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। हमने और हाइट बढ़ाई, फ्लो और इंक्रीज हुआ। और हमने जब हाइट डिफरेंस थोड़ा एक्सट्रीम पे दे दिया, मैक्सिमम दे दिया, तो फ्लो हमने देखा वो मैक्सिमम हो गया। तो
क्या इससे इससे आपको क्या पता चला कि जो फ्लो ऑफ वाटर है दोनों बीकर्स में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट डिफरेंस ऑफ वन बीकर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जितना बीकर को हम ऊपर उठाएंगे, फ्लो उतना ही स्पीड में होगा। तो पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि जो फ्लो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हाइट के। मीन्स कैपिटल एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच हाइट। जितना आप हाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका फ्लो बढ़ेगा। सेकंड चीज जो मैंने इसमें पाइप यूज की है दोनों बीकर्स और यू कैन से जार को कनेक्ट करने के लिए, जो हमने पाइप यूज की है, अब हम बात करेंगे उसके थिकनेस की। सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी चीज की थिकनेस को बड़ा कर दें, मोटा कर दें, तो क्या उसमें जो फ्लो है दूसरे बीकर से पहले बीकर में जाने के लिए जो फ्लो है, क्या वो उतना ही रहेगा अगर हम उसको मोटा कर दें तो? सोचिए सोचिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम उसकी मोटाई को मोटा करेंगे, जो फ्लो जो है वो हमारा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ, कोई भी एथलीट जो रन करता है, अगर वो खा खा के अपना वजन बढ़ा लेगा, तो क्या वो उस स्पीड में भाग पाएगा जो वो पहले भागता था? तो जितने भी एथलीट्स होते हैं वो अपना वेट मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि जितना पतला वो दिखेंगे, जितना पतला वो फिजिकली फिट अंदर से रहेंगे, उतने ही स्पीड में भाग पाएंगे। तो सेम काम ना यहाँ पे वो पाइप कर रहा है। अगर आप पाइप की मोटाई को मोटा कर देंगे तो फ्लो जो है उस स्पीड में नहीं रहेगा, बट जितना ही आप उसको पतला रखेंगे उतना ही जो फ्लो है वो फास्ट होगा। तो आपका फ्लो जो है हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा थिकनेस के। जितना ज्यादा थिकनेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज हमारा कम होगा, और अगर एक चीज को हम कम कर रहे हैं तो दूसरा चीज हमारा बढ़ेगा। तो फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय योर थिकनेस। हेयर टी का मतलब है थिकनेस। थिकनेस बढ़ाएंगे, फ्लो कम होगा। थिकनेस को कम करेंगे, फ्लो हमारा ज्यादा होगा। तो आपको इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि जो फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आपके हाइट डिफरेंस का, और जो फ्लो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ आपका थिकनेस का। तो फॉर्मूला आपका बन गया F इक्वल्स टू एच बाय टी। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैंने आपको वही मेंशन किया है जो पहले स्लाइड में मैंने आपको, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने जो आपको दो जार्स का एग्जांपल दिया था, जो बीकर्स का एग्जांपल दिया था, इसका उसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस स्लाइड में लिखा है। क्या है इस स्लाइड्स में देखिए। इन द प्रीवियस स्लाइड्स, if we increase the height of the second jar, then the flow of water from the second to the first jar will get increased. This means flow is directly proportional to height h. But if we increase or decrease the thickness of the pipe, then what will happen? When the thickness of the pipe increase, the flow will get decrease. But when the thickness of the pipe decrease, the flow will get increase. So we can say flow of water through pipe is directly proportional to the height of one jar from the ground and inversely proportional to the thickness of the pipe. तो अगर आपको वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन आपके लिए बहुत टफ होने वाली है। फिर भी इसको इजी करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। तो वहां पे तीन क्वांटिटीज थी, आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, तीन क्वांटिटीज थी। एक आपका फ्लो था। तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करेंगे तो फ्लो की जगह हमारा क्या हो जाएगा? करंट। और वहां पे जो हाइट था, मतलब हाइट जो डिफरेंस था ग्राउंड से लेके जितना हम हाइट डिफरेंस कर रहे थे, वो यहाँ पे हमारा रिप्लेस कर देगा उसको वोल्टेज, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और जो हमारा वहां पे थिकनेस था उसको रिप्लेस कर देंगे हम रेजिस्टेंस से। तो डेफिनेशन क्या हुई कि this law state that the electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the temperature and other physical conditions of the conductor remains the same. अगर हम कोई सा भी कंडक्टर लेते हैं, ये सपोज कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के टू टर्मिनल्स हुए, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो दोनों के बीच में जब हम कोई सप्लाई देंगे वोल्टेज का, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जब हमारा वोल्टेज जाएगा तो उसके बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे इस टर्मिनल पे कुछ और पोटेंशियल है और इस टर्मिनल पे कुछ और पोटेंशियल है। पोटेंशियल मींस वोल्टेज। दोनों एंड्स पे डिफरेंस वोल्टेज होंगे, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जो है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और जो वहां पे हमारा एग्जांपल पाइप में हमने दिया था
थिकनेस का, उसको हम रिप्लेस कर देंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। हमको दूसरी कंडीशंस जो है उनको सेम रखना पड़ेगा, मतलब हमको टेम्परेचर को हम और दूसरी जो फिजिकल कंडीशंस हैं उसको हम वेरी नहीं कर सकते, उसको हमको फिक्स रखना पड़ेगा, तभी ये जो ओम्स लॉ है हमारा अप्लाई हो पाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे फॉर्मूला की, ओम्स लॉ का फॉर्मूला का, तो उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे V इक्वल्स टू आई आर। वी हमारा वोल्टेज है, I हमारा करंट है और R हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। अगर हमको दो क्वांटिटीज कोई सी भी गिवन है I एंड R, तो हम उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो हम पता लगा सकते हैं V, जिसको हम V कहेंगे। तो V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ का एक ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा कि क्या है ओम्स लॉ और क्या है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैंने आपको एक स्लाइड में दिखा रखा है, जिसमें एक आपने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल के अपर पोर्शन में आपने वी लिया है जिसको हम वोल्टेज कहेंगे। वोल्टेज के जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आई है जो हमारा करंट है, और वोल्टेज के राइट हैंड साइड पे बॉटम में हमारा आर है जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल्स टू आपका वोल्टेज होगा, I इक्वल्स टू आपका करंट होगा, R इक्वल्स टू आपका रेजिस्टेंस होगा। मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें जो ओम्स ने हमको दी थी, वो है अगर हमें किसी भी कंडक्टर का करंट पता है, R पता है, तो हम उसका वोल्टेज निकाल देंगे बाय द एक्सप्रेशन V इक्वल्स टू I इंटू R। अगर हमें किसी भी कंडक्टर का करंट पता करना है और हमको उसका वोल्टेज गिवन है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम उसका करंट पता लगाएंगे बाय द फॉर्मूला I इक्वल्स टू V बाय R। अगर किसी भी कंडक्टर का हमको रेजिस्टेंस पता लगाना है बट हमको उसका वोल्टेज गिवन है, उस कंडक्टर में कितना वोल्ट गया है और उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें पता है, तो हम उसका रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं बाय द रिलेशन R इक्वल्स टू V बाय I। चलिए आइए समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। मैंने आपको राइट हैंड साइड पे जो आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें मैंने एक वोल्टेज ले रखा है, जिसमें जो वोल्टेज सप्लाई है वो है आपकी 24 वोल्ट। E इक्वल्स टू 24 वोल्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे E का मतलब हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज आपको दे रखा है 24। V, कैपिटल V का मतलब है यहाँ पे आपका वोल्ट। हम वोल्टेज को जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है कैपिटल V। तो हमारा वोल्टेज है 24 वोल्ट। उसके साथ हमने सर्किट में एक बल्ब लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस हमको पता करना है। बल्ब के अंदर क्या रेजिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। हमने बैटरी को और बल्ब को कनेक्ट किया है एक कंडक्टर के थ्रू, और उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो है 6 एम्पियर की। तो हमको हमारे पास क्या क्या दो जो कंडीशंस हैं वो गिवन है। एक तो हमारे पास वोल्टेज गिवन है 24 वोल्ट, हमको करंट गिवन है 6 एम्पियर। हमको पता क्या करना है, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू हमको फाइंड आउट करना है कि कितना है उस बल्ब का रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, V I R, V टॉप पे रहेगा, I लेफ्ट बॉटम में रहेगा, R आपका राइट बॉटम में रहेगा। तो आप क्या करेंगे, एक हाथ से अपने R को आप हाइड कर लेंगे क्योंकि आपको जो R है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने R को हाइड कर लिया। आपके पास दो कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, V एंड I। तो हमारे पास R को फाइंड आउट करने के लिए पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था कि जब हमारे पास V एंड I गिवन है तो हम R को कैसे पता लगाएंगे, R इक्वल्स टू V बाय I। यहाँ V हमारा इक्वल्स टू E है जो कि 24 वोल्ट है, और I हमें गिवन है 6 एम्पियर। तो R हम कैसे हमारा R कैसे आएगा, 24 वोल्ट बाय 6 एम्पियर। अगर हम 24 बाय 6 करेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 4 ओम। ये जो आपने ओम का सिंबल दिखा रखा है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है जिसको हम मेजर करते हैं ओम्स में। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया इस सर्किट का, 4 ओम्स। मतलब बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, करंट उसके अंदर 6 एम्पियर फ्लो कर रही है, और वोल्टेज जो है अक्रॉस द कंडक्टर वो है हमारा 24 वोल्ट। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। हमको दो कंडीशंस गिवन है, हमको करंट गिवन है उस कंडक्टर का और हमको उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमको वोल्टेज पता करना है कि कितना वोल्ट सप्लाई गया है इस सर्किट के अंदर। हमें दो चीजें गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम्स का, हमें करंट पता है उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो 5 एम्पियर का है। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस क्या है हमारा, V इक्वल्स टू I इंटू R। वोल्टेज हमें पता करना है, करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 8 एम्पियर, तो 5 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा 40। तो हमारा वोल्टेज क्या आ गया 40 वोल्ट।
सो फ्रेंड्स लेते हैं एक और एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज ले रखा है, बैटरी ले रखी है 9 वोल्ट की, और उसको मैंने कंडक्टर के थ्रू एक उसमें बल्ब लगाया हुआ है। बल्ब का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मेंशन है। एलईडी है, उसका वोल्टेज जो उसका मैक्सिमम वोल्ट जो वो ले सकता है वो 2 वोल्ट है, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है वो 20 मिली एम्पियर। फ्रेंड्स 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हमको इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर्स। तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि हमको जो इसकी यूनिट है वो एम्पियर में आ सके। तो 20 बाय 1000 करेंगे विल बी इक्वल्स टू 0.02 एम्पियर। तो इसकी करंट कैपेसिटी क्या हो गई, 0.02 एम्पियर। एलईडी की वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। आपने बैटरी बैटरी की जो वोल्टेज ले रखी है वो 9 वोल्ट ले रखी है। सो फ्रेंड्स जैसे ही आपने स्विच को आपने क्लोज किया, स्विच को ऑन किया, तो क्या होगा, एनी आइडिया कि क्या होगा? होगा ये कि आपका जो एलईडी है वो फ्यूज हो जाएगा। इसका रीजन कोई बता सकता है? अगर मैं आपको बताऊं तो होगा ये कि जब आपने वोल्टेज की बैटरी जो आप देख रहे हो, बैटरी की वोल्टेज वो 9 वोल्ट की है, और एलईडी की वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट की है। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एलईडी में सिर्फ 2 वोल्ट ही जा सकता है। तो बाकी का 9 - 2 इक्वल टू 7 वोल्ट जो है वो वोल्टेज को हम कहाँ ड्रॉप कराएं? तो उस वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए हमको सर्किट में कंडक्टर के में जो रेड लाइन से जो मेंशन कंडक्टर है, उसमें आपको क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस लगाना होगा कंडक्टर वायर के अंदर। वो रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, आपका जो एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप है उसको वो ले लेगा। मतलब जो 7 वोल्ट का जो आपका एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो उसमें ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब द क्वेश्चन ये आएगा कि आपने जो रेजिस्टेंस लिया वो आपको कितने कैपेसिटी का लेना है, मतलब उसकी भी तो कोई यूनिट होगी ना, कुछ क्वांटिटी होगी कि आपको इतने ही ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। वो आप कैसे पता लगाओगे? सो फ्रेंड्स आपके पास वोल्टेज आ गया, नेट वोल्टेज कितना आ गया, 9 - 2 वोल्ट इक्वल्स टू 7 वोल्ट। वी आपके पास 7 वोल्ट आ गया, करंट आपके पास 0.02 एम्पियर आ गया। तो आपको पता क्या करना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आई। वी आपका 7 वोल्ट है, आई आपका कितना है, 0.02 एम्पियर। डिवाइड करोगे, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उस यूनिट का रेजिस्टेंस आपको कंडक्टर के अंदर लगाना पड़ेगा। तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो एलईडी है वो फ्यूज होने से बच जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना ओम्स लॉ जो है आपको समझा दिया है, काफी सारे एग्जांपल्स देके समझाए हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, क्या है ओम्स लॉ। अब आप अपने किसी और फ्रेंड्स को बता पाए कि क्या होता है ओम्स लॉ। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसका रिवीजन करिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। सब्सक्राइब करिएगा शमी पाठशाला पे।